हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव कुमार बंसल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल, अहमदाबाद। मैं कुछ आपसे अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने से बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए होंगे और उनको एडवाइस दिया गया होगा कि आप अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अपर जीआई एंडोस्कोपी होता क्या है। अपर जीआई एंडोस्कोपी एक दूरबीन से जांच होती है जो कि अपने अपर डाइजेस्टिव सिस्टम की जांच है। जैसे कि उसमें भोजन नली या आहार नली जिसको बोलते हैं, वो पेट यानी जठर और आगे की छोटा सा भाग आंतों का, उस द्वारा हम जांच कर सकते हैं। हम एक डायग्राम के हिसाब से आपको बताएंगे कि एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी में क्या चीज़ देखी जाती है। अपर जीआई एंडोस्कोपी एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है एंडोस्कोप, वो एक पतला सा इंस्ट्रूमेंट होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर डायमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आगे कैमरा लगे हुए होते हैं। और वो जो पाइप जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपने मुंह के द्वारा नीचे होता हुआ भोजन नली में जाता है। और भोजन नली से, जैसे कि ये डायग्राम के हिसाब से, ये अपना माउथ है, माउथ में से ये पाइप जाएगा और नीचे आएगा अपने ये आहार नली यानी ईसोफेगस में। ये आहार नली से होता हुआ नीचे जाएगा और बाद में ये जो भाग है, ये स्टमक है, ये लीवर है। तो ये जो आहार नली है ये पीछे से निकलती है और फिर स्टमक में जुड़ती है। ये स्टमक, जैसे कि ये स्टमक बता रखा है, ये स्टमक में पाइप जाके, स्टमक देखेंगे, स्टमक से एक छोटा सा छेद होता है जो अपने को आंतों की तरफ लीड करता है। उसमें से पाइप स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा और हम वो पाइप जहाँ तक जा सके वहाँ तक देख सकते हैं। लगभग आप समझिए कि आंतों का 15 से 20 सेंटीमीटर तक हम डीप जाके अपने जांच कर सकते हैं। और ये अपर जीआई एंडोस्कोपी कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। एंडोस्कोपी, जो अपर जीआई एंडोस्कोपी है, वो हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि एक स्प्रे होता है जो आपके मुंह में छांटा जाता है, जिससे कि आपका मुंह जो है वो थोड़ा, उसमें सेंसेशन कम हो जाए या सेंसेशन थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद में वो पाइप मुंह से डाल के जांच की जाती है, उसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। सेकंड होता है जनरल एनेस्थीसिया। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जब मुंह में वो पाइप जाता है तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उन सब पेशेंट्स को लिए हम जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में सिडेशन दिया जाता है, जिसमें कि पेशेंट एंडोस्कोपी के दौरान नींद आ जाती है उसको, और उसको जब प्रोसीजर होती है उसका पता नहीं लगता है, उसे हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। ये जो प्रोसीजर टाइम है डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी का, हार्डली 5 से 7 मिनट होता है, और वो 5 से 7 मिनट के दौरान ही पेशेंट को सिडेशन रहता है जनरल एनेस्थीसिया में। अब हम बात करेंगे कि एंडोस्कोपी क्यों की जाती है। जैसे कि एंडोस्कोपी, कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम से एसिडिटी बनी हुई है, छाती में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, दवाइयाँ ले रहे हैं एसिडिटी की, बावजूद भी जलन हो रही है, और जो है मुंह का खाना मुंह में आ रहा है, जैसे कि पेट, जब खाना खा लेते हैं बाद में मुंह में खाना आ जाता है, वो सारे पेशेंट्स है। या पेट के ऊपरी भाग में कंटिन्यूस दर्द बना रह रहा है, किसी को बार बार उल्टी हो रही है, किसी को उल्टी में खून आ रहा है, किसी को खाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब है कि जब खाना अंदर मुंह से नीचे आहार नली में जाता है तब जाने में दिक्कत होती है, यानी निगलने में तकलीफ है पेशेंट को, जिसका वजन कम हो रहा है। ऐसे सारे पेशेंट्स में अपर जीआई एंडोस्कोपी हम करते हैं। हम एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी के अलावा कई सारी चीज़ें हैं। थेराप्यूटिक एंडोस्कोपी कर सकते हैं, जो पेशेंट, सपोज मान लो कि कोई खून की उल्टी हो रही है, अंदर उसको अल्सर हमने एंडोस्कोपी में देखा है, तो वो अल्सर हम एंडोस्कोपी के द्वारा वहाँ जाके खून उसका बंद कर सकते हैं निकलने का। सेकेंड है पेशेंट सिरोसिस के पेशेंट, यानी लीवर सिरोसिस के काफ़ी पेशेंट्स होते हैं,
जिनको खून की उल्टी हो जाती है, उनमें मुख्य कारण होता है आहार नली में बड़ी बड़ी नसें बन जाना होता है, जो कि पंक्चर हो जाती है, उसमें से खून निकलने लगता है, खून बहने लगता है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग इमरजेंसी में एंडोस्कोपी करते हैं और वहाँ पे बैंड लगाते हैं, जिसको हम देसी भाषा में छल्ले लगाना बोलते हैं। तो वैसे बैंड लगा के हम खून बंद कर सकते हैं और पेशेंट्स की जान भी बचा सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स हैं जो खाना नहीं खा सक रहे हैं, जिनकी भोजन नली में कैंसर की बड़ी गांठें हैं, तो वो सारे पेशेंट्स में हम स्टेंट के द्वारा स्टेंट रख के वो जगह चौड़ी कर सकते हैं, जिसको ब्रॉड कर सकते हैं, डायलेट कर सकते हैं और पेशेंट फिर खाना खा सकता है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गलती से या जानबूझ के एसिड पी लिया है, जिनकी आहार नली बंद हो चुकी है, जिनकी स्ट्रिक्चर हो गया है, वो सारे पेशेंट्स को हम डायलेट कर सकते हैं। उनकी आहार नली में जो स्ट्रिक्चर बना हुआ है उसको डायलेटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट आराम से खाना पीना खा सकता है। आजकल नई तकनीकें भी आई हैं, जैसे कि छोटे जो ट्यूमर हैं अंदर भोजन नली या फिर जठर यानी स्टमक के अंदर जो छोटे ट्यूमर होते हैं, छोटी साइज़ के ट्यूमर होते हैं, सिर्फ इंटरनल लाइनिंग को कवर करते हैं, वैसे ट्यूमर भी एंडोस्कोपी द्वारा निकाले जा सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जैसे आंतों में कैंसर हो चुका है या आंतें बाहर के कोई गांठ के कारण दब रही है, वो सारे पेशेंट्स में हम लोग नाक के द्वारा ट्यूब कुछ रखते हैं, नेजोजेजुनल ट्यूब बोलते हैं, जिससे कि हम पेशेंट्स को ऐसे पेशेंट को खाना खिला सकें और उसका न्यूट्रिशन मेंटेन कर सकें। तो ये सब सारे कॉजेज़ हैं जिसके कारण हम एंडोस्कोपी करते हैं, और एंडोस्कोपी के द्वारा क्या क्या चीज़ की जाती है वो अपने ने डिस्कस किया है। मैं आपको थोड़ा और कॉशियस करना चाहूँगा, अगर आपके डॉक्टर जो हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि आपको एंडोस्कोपी करवानी चाहिए, तो आप ज़रूर एंडोस्कोपी करवाइए। एंडोस्कोपी से घबराइए मत, क्योंकि ये छोटा सा प्रोसीजर है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है और कोई डेंजरस प्रोसीजर नहीं है कि जानलेवा प्रोसीजर या कुछ हो। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अपने डॉक्टर का जो कंसल्ट किया हुआ है वो माने और ज़रूर एंडोस्कोपी अपना करवाएं। थैंक यू।